इन द लास्ट वीडियो वी हैड स्टार्टेड एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी और एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी के अंदर हमने डायबिटीज़ मेलाइटिस को स्टार्ट किया था और हमने बात की थी डायबिटीज़ मेलाइटिस के बारे में। अब हम ऑफिशियली बात करेंगे उन ड्रग्स के बारे में जो हम डायबिटीज़ मेलाइटिस में इस्तेमाल करते हैं, यानी फार्माकोलॉजी की बात करेंगे। सो पहले हम आते हैं क्लासिफिकेशन चार्ट के ऊपर। आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने बताया था कि इंसुलिन को तो हम इस्तेमाल करते ही हैं, बनाई हुई इंसुलिन को हम इस्तेमाल करते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस के अंदर। टाइप 1 के अंदर तो हमने करनी ही इंसुलिन इस्तेमाल है, ठीक है जनाब। इसके अलावा टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर जो है वो हम बहुत सारी और दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं इंसुलिन के अलावा भी, जो हमारे पास ऑरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स हैं, एजेंट्स हैं, तो उनकी हम बात करेंगे। अब दो तरह के हमारे पास एंटी डायबिटिक एजेंट्स आते हैं। एक वो जो इंसुलिन की सिक्रीशन को बढ़ा देते हैं, जिनको हम कहते हैं इंसुलिन सिक्रीटोगॉग। इसमें आपकी दो कैटेगरीज मिलती हैं, सल्फोनाइल यूरिया और मेग्लिटिनाइड। ये क्या करते हैं, ये आपकी इंसुलिन की सिक्रीशन को बढ़ा देते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल दैम इंसुलिन सिक्रीटोगॉग। इसमें दो एग्जांपल्स ने दी हुई है, ग्लिपिजाइड और मेग्लिटिनाइड के अंदर इसने रिपाग्लिनाइड दी हुई है। एटलीस्ट आपको 2-3 नाम याद होने चाहिए हर कैटेगरी के अंदर ड्रग आने वाले ड्रग्स के। उसके अलावा एक और तरह की ड्रग्स हमारे पास होती हैं जो क्या करती हैं, जो ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन को ही रोक देती हैं, यानी ग्लूकोज को एब्जॉर्ब ही नहीं होने देती। फॉर एग्जांपल इनमें आती है हमारे पास अल्फ़ा ग्लाइकोसाइडेज इनहिबिटर्स आ जाते हैं, जैसे इसने एक दवाई लिखी हुई है कार्बोज, तो ये जो है वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब ही नहीं होने देते। तो ये दो तरह की कैटेगरीज आ जाती हैं। इसके अलावा जो है वो कुछ दवाइयाँ इस तरह की होती हैं जो प्राइमरी जो है वो ग्लूकोज के लेवल को कम करती हैं लीवर में जाकर या मसल्स के अंदर जाकर या एडिपोज टिश्यूज़ के ऊपर एक्ट करके जो है वो ग्लूकोज के लेवल को कम करती हैं, यानी स्टोरेज को बढ़ा देंगी, ग्लूकोज की कन्वर्ट करवा देंगे उसको फेट के अंदर। इस तरह बहुत सारे उनके मैकेनिज्म से विल टॉक अबाउट देम लेटर ऑन। तो इसमें हमारे पास ये जो बिग्नॉइड और ये थायाजोलिडिनॉन जो लिखा हुआ है, ये दोनों इनका यही काम है। ये जो है वो लीवर के ऊपर, आपके मसल्स के ऊपर, एडिपोज टिश्यूज़ के ऊपर एक्ट करके लीवर ग्लूकोज के लेवल को कम करती हैं, ठीक है। तो विल टॉक अबाउट ऑल दीज ड्रग्स वन बाय वन, ऑल दीज कैटेगरीज वन बाय वन, और तब मैं आपको सबके एक्शन बताऊँगा। टुडे विल टॉक अबाउट दिस सल्फोनाइलेज यूरिया, सल्फोनाइल यूरिया की आज हम बात करेंगे, ठीक है जनाब। अब हम चलते हैं यहाँ पर, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आपको मैं दिखा देता हूँ। वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑरल एंटी डायबिटिक एजेंट्स की हम बात कर रहे हैं। अब ये कह रहा है कि बहुत सारी दवाइयाँ मौजूद हैं जो डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए, मोस्ट ऑफ द देम हम इस्तेमाल करते हैं टाइप 2 को ट्रीट करने के लिए। क्योंकि हम फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सिक्रीटोगॉग्स के बारे में, जो सल्फोनाइलेज यूरिया सिक्रीटोगॉग है वो इंसुलिन की सिक्रीशन को बढ़ाता है। अब टाइप 1 में तो आपके पास पेंक्रियास ही नहीं होता, पेंक्रियास में बीटा सेल्स ही नहीं होते, तो वो सिक्रीशन कहाँ से बढ़ेगी, ठीक है। तो टाइप 1 में इस्तेमाल नहीं होती, टाइप टू में इस्तेमाल होंगे वो, ठीक है। अब दो तरह के ग्रुप्स मौजूद हैं वेरियस, अगर हम डिवाइड करें इनको। एक होते हैं हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, यानी वो दवाइयाँ जिनको खाने के बाद आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, राइट, जो हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करवा सकते हैं। आपके ब्लड ग्लूकोज को सेल्स ज़्यादा यूटिलाइज़ कर देंगे तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। इसके अलावा कुछ कॉम्प्रिहेंसिव दवाइयाँ हैं जिनको हम कहते हैं एंटी हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, यानी इनको खाने के बाद जो है वो आपको हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता। अब अगर हम हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स की बात करें, वो क्या करती हैं, वो इंसुलिन की सिक्रीशन को बढ़ाती हैं, मैं बता चुका हूँ आपको। और अगर ये आपने ज़्यादा डोज में दे दिया तो ज़्यादा डोज में इंसुलिन बढ़ जाएगी। इंसुलिन जब बढ़ेगी तो सेल्स ग्लूकोज को ज़्यादा यूटिलाइज़ करेंगे, तो आप हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकते हो और आपकी ग्लूकोज कंसनट्रेशन जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा गिर सकती है, ठीक है। अब हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स के अंदर हमारे पास सल्फोनाइल यूरिया और मैग्लिटिनाइड आते हैं, इनको हम इंसुलिन सिक्रीटोगॉग कहते हैं, ठीक है। और एंटी हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग्स जो है वो प्रिवेंट करती हैं हाइपरग्लाइसीमिया को, बट वो हाइपोग्लाइसीमिया कॉज नहीं करवाती, ठीक है जनाब। तो ये भी बहुत काम की है, इनकी हम बात बाद में करेंगे। विल टॉक अबाउट दिस कैटेगरी लेटर ऑन। अब हम विल टॉक अबाउट सल्फोनाइल यूरिया टुडे। अगर हम सल्फोनाइल यूरिया की बात करें तो सबसे पहला इस्तेमाल होने वाली जो ऑरल एंटी डायबिटिक एजेंट्स थे वो ये थी, और इनमें बहुत सारी दवाइयाँ थी जो अब बैन हो चुकी हैं। फॉर एग्जांपल टोलब्यूटामाइड ये अब बैन है, अब इस्तेमाल नहीं होती क्योंकि इसकी पोटेंसी कम थी, इसकी जो है वो पोटेंसी भी कम थी और साथ में इसकी टेंडेंसी भी कम थी, साइड इफ़ेक्ट कॉज करने की टेंडेंसी ज़्यादा थी इसकी, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी दवाइयाँ आई हैं अब सेकंड जनरेशन वाली जो बहुत अच्छी हैं। फॉर एग्जांपल ये आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, इसने ग्लिपिजाइड, तो ये बहुत सारे नाम जीजीएस से लिखे हुए हैं, ठीक है। अब अगर हम इनकी फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो इनको आप ऑरली दे सकते हो, और ये हेपेटिक मेटाबॉलिज्म में जाती हैं और रीनल हेपेटिक मेटाबॉलिज्म में ये जाती हैं, उसके बाद इनकी रीनल और बाइलियरी एलिमिनेशन होती है। ये इतनी काम की बात नहीं है, काम की बात होती है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन।
और इन दवाइयों का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन आपको तब समझ आएगा जब आपको बेसिकली पता होगा कि इंसुलिन रिलीज़ किस तरह होती है, राइट। अब इंसुलिन की रिलीज़ का अगर आपको पता होगा तो फिर आपको इनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन समझ आएगा। अब मैं आपको यहाँ पे लिख के समझाता हूँ कि इंसुलिन रिलीज़ किस तरह होती है। ये प्रोसेस आपको आना चाहिए। आपने खाना खाया, जब आप खाना खाएंगे तो आपको क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया होगा। आपको हाइपरग्लाइसीमिया होगा आपको, ये मैं प्रॉपर नहीं लिख रहा हूँ, हाइपरग्लाइसीमिया आपको हुआ, ब्लड ग्लूकोज आपका जो है वो बढ़ गया। अब ये ब्लड ग्लूकोज जब पेंक्रियाज में जाएगा, जब ये ब्लड ग्लूकोज कहाँ जाएगा, आपके पेंक्रियाज के बीटा सेल्स के अंदर, बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियाज, वहाँ पे जब ग्लूकोज जाएगा, पेंक्रियाज के ऊपर होते हैं बेसिकली GLUT2, और ये GLUT2 जो है वो इंसुलिन इंडिपेंडेंट होते हैं, इनको इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है। इंसुलिन के बगैर भी जो है वो पेंक्रियाज जो है वो ग्लूकोज को अपटेक कर सकता है, यानी बीटा सेल्स जो हैं वो उनको इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है जो है वो ग्लूकोज को लेने के लिए। अब ग्लूकोज बीटा सेल्स में जाएगा पेंक्रियाज के, और वहाँ पर क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस होगा। जाहिर सी बात है ग्लूकोज वहाँ जाके टूटेगा। अब जब ग्लाइकोलाइसिस होगा तो क्या बनेंगे, ATP बनेंगे, ठीक है जनाब, और ATP की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। जब ATP की प्रोडक्शन आपके बीटा सेल्स के अंदर बढ़ जाएगी तो ATP की जो प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएंगे, एक चैनल होते हैं जिनको हम कहते हैं ATP डिपेंडेंट पोटेशियम चैनल, जिनके थ्रू पोटेशियम अंदर आती है बीटा सेल्स के अंदर। ये चैनल जो है जब ATP बढ़ जाएगी ना तो ये चैनल क्लोज हो जाएंगे। इंक्रीज़ इन ATP इन चैनल्स को क्लोज कर देगी। ग्लूकोज आपके पास बढ़ा बीटा सेल्स के अंदर, ग्लाइकोलाइसिस हुआ, ATP बढ़ी। जब ATP बढ़ी तो ATP डिपेंडेंट पोटेशियम चैनल आपके पास जो थे वो बंद हो गए, ठीक है जनाब। इसके बाद क्या होगा, जब ये चैनल बंद हो जाएंगे तो सेल क्या होगा, सेल डीपोलराइज होगा, यानी वही एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। सेल क्या होगा, डीपोलराइज होगा। जब सेल डीपोलराइज होगा तो डीपोलराइजेशन के साथ क्या होता है, कैल्शियम के चैनल ओपन होते हैं। क्या ओपन होते हैं, कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं। कैल्शियम के चैनल आपके पास बीटा सेल के अंदर ओपन हो जाएंगे, और बीटा सेल के अंदर कैल्शियम आना शुरू हो जाएगी, ठीक है जनाब। जब कैल्शियम आएगी तो कैल्शियम क्या करेगी, वो ट्रिगर करवाएगी इंसुलिन की रिलीज़ को। क्या करवाएगी, ये ट्रिगर करवाएगी इंसुलिन की रिलीज़ को, इंसुलिन रिलीज़, यानी कैल्शियम जो है वो कंबाइन करेगी इंसुलिन से भरी हुई वेसिकल्स के साथ, और वो बेचारी बाहर जो जाना बीटा सेल से जो है वो इंसुलिन की रिलीज़ स्टार्ट हो जाएगी। तो बेसिकली अगर हम बात करेंगे ना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, इन सल्फोनाइलेज यूरिया के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की हम बात करेंगे तो वो क्या कर रही होंगी, वो इन चैनल्स को ब्लॉक करवा रही होंगी। हम जानते हैं जब ये चैनल ब्लॉक होते हैं ना, जब ये चैनल ATP डिपेंडेंट पोटेशियम चैनल ब्लॉक होते हैं तभी हमारे पास जो है वो क्या आती है, इंसुलिन जो है वो रिलीज़ होती है। सो अगर आपको चाहिए इंसुलिन, अगर आपको इंसुलिन चाहिए तो आपको ये चैनल बंद करवाने हैं। तो अगर हम बात करें, ये वही यहाँ आपको समझाता हूँ, यहाँ से आपको मैं समझाता हूँ। ये अब यहाँ बताया हुआ है, यहाँ पे इसने बताया हुआ है। अब सल्फोनाइलेज यूरिया क्या करता है, बेसिकली वो बीटा सेल में जो है वो ATP डिपेंडेंट पोटेशियम चैनल बंद करवाता है। जब ये चैनल बंद होंगे तो आपको मैं बता चुका हूँ तो कि क्या होगा, जब ये चैनल बंद होंगे तो सेल डिपोलराइज होगा। सेल डिपोलराइज होगा तो क्या होगा, उसके नतीजे में हमारे पास कैल्शियम अंदर आएगी। जब कैल्शियम अंदर आएगी तो इंसुलिन की रिलीज शुरू हो जाएगी। तो ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ठीक है जनाब। इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम, एक्टिवेशन ऑफ सेक्रेटरी मशीनरी एंड रिलीज ऑफ इंसुलिन। तो ये आपको मैंने यहाँ समझा दिया, ये आपको आना चाहिए, ये आपसे पूछा जाता है हमेशा, ठीक है जनाब। तो ये आपको आना चाहिए। इसके अलावा एक और काम इसका ये है कि सल्फोनाइलेज यूरिया जो है वो ग्लूकागॉन की सिक्रेशन को कम करता है। अंडरस्टूड सी बात है, जब इंसुलिन की सिक्रेशन बढ़ेगी तो आपकी ग्लूकागॉन की सिक्रेशन वैसे ही जो है वो उसने कम होना है, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग इंसुलिन सिक्रेशन एंड पैंक्रियाटिक सोमेटोस्टेटन, यानी इंसुलिन और इसकी वजह से जो है वो इसने इनकी ग्लूकागॉन की सिक्रेशन को जो है वो कम करना है। इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, रेशो नॉर्मलाइज कर जाता है। आपको मैंने बताया था डायबिटिक पेशेंट में क्या होता है, ग्लूकागॉन टू इंसुलिन रेशो नॉर्मल नहीं होता, तो बेसिकली वो नॉर्मल हो जाता है डायबिटिक इंडिविजुअल्स के अंदर, ठीक है जनाब। ये बात हो गई। इसके अलावा अगर हम इसकी इंडिकेशंस की बात करें, इसको क्यों इस्तेमाल करेंगे, इसको हम इस्तेमाल करेंगे टाइप 2 डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए। अलोन अकेला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट कंट्रोल विद डाइटरी रिस्ट्रिक्शन। यानी टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर हम पहले तो ये कोशिश करते हैं कि लाइफ स्टाइल चेंज करना है पेशेंट का, क्योंकि उसमें इंसुलिन तो बन रही है, रिसेप्टर्स के वो डिसेंसिटाइज हो गए हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं, तो हम लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करवाते हैं। अगर वो काम नहीं कर रही, एक्सरसाइज वगैरह उसको कहते हैं, वो काम नहीं कर रही, तो हम उसको ये देते हैं सल्फोनाइलेज यूरिया, ठीक है। इसको मेटाफॉर्मिन के साथ भी दे सकते हैं, बट बेसिकली मेटाफॉर्मिन की बात भी हम करेंगे। मेटाफॉर्मिन जो है वो आपके पास
अगर मेटाफॉर्मिन की बात करें तो वो बिग्यूनाइड है। बिग्यूनाइड क्या करवाती है, वो लीवर के ऊपर जाके एक्ट करेगी और वहाँ पर और फैट सेल्स के ऊपर, लीवर के ऊपर जो है वो इंसुलिन की अपटेक वहाँ बढ़ा, उसकी ग्लूकोज की अपटेक, ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म को वहाँ बढ़ा देगी, तो वहाँ से वो ग्लूकोज के लेवल को कम करेंगी। तो ये इन दवाइयों की बात बाद में करेंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट नाओसल्फेनाइल यूरिया। उसके साथ भी इसको हम बेसिकली दे सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट है सल्फोनाइल यूरिया का। क्योंकि अगर आपने ये गोली खाई है तो इंसुलिन आपकी बढ़ जाएगी, और आपने खाना मिस कर दिया, एक टाइम आपने खाना नहीं खाया, तो आपका इंसुलिन बढ़ी हुई तो ग्लूकोज लेवल ब्लड में कम होगा, तो और कम हो जाएगा और आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है इसकी वजह से। ठीक है। इसके अलावा इसने जो है वो कुछ इंट्रैक्शंस बताई हुई हैं, बट वो इतनी मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, बट ये एक इंट्रैक्शन इंपॉर्टेंट है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर जिस तरह हो गए। इसके अलावा सल्फोनामाइड या सैलिसाइक्लेट्स, जिसमें हमारे पास एसिड आ जाते हैं, अल्कोहल आ जाता है, तो इन दवाइयों के साथ आपने इनको इस्तेमाल नहीं करना। अगर इस्तेमाल करेंगे तो हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट्स के बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है जनाब, तो ये इंट्रैक्शंस हैं। इसके अलावा इसने स्पेसिफिक ड्रग्स बताई हुई हैं जो सेकंड जनरेशन में अभी न्यू हमारे पास आई हैं और जो हमारे पास इफ़ेक्टिव हैं। तो इसने ग्लिपिराइड वगैरह बताई हुई हैं, बट आई डोंट थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू रीड इट। बट हाँ, जो है वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। इन द नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट द मैग्नेटिनाइड ड्रग्स। अगेन मैग्नेटिनाइड ड्रग्स भी हमारे पास क्या होती हैं, वो भी हमारे पास सेक्रेटोगॉग होती हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात बेसिकली करेंगे मैग्नेटिनाइड ड्रग्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच। उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी सेम होगा। थैंक यू वेरी मच।